हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज से और अभी से जीके का आगाज और जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच है, आज से 4 महीने तक ये बैच मेरा फ्री ऑन यूट्यूब पर चलेगा। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और सिर्फ आपके यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज हम अपनी जो क्लास है, सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। उसके 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। क्लासेस कैसे होंगी, पहले मैं आपको क्लासेस 6 क्लास टू 10th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी बुकों पर जो आधारित मैंने कंटेंट पिछले 2 से 3 साल तक अपने एक्सपीरियंस पर बनाया अपना कंटेंट, और जो 6 से 8 साल तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, नीट हो, सुपर टैट हो, या डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी में आने वाले जीके के हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैंने अपना कंटेंट, अपने टॉपिक ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से बनाए ताकि बच्चा आने वाले एग्जाम में फंसे नहीं और एग्जाम में बैठे तो प्रति 3 सेकंड में वो अपना क्वेश्चन का आंसर देकर आए। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि जीके बहुत वास्ट है, जीके का जो डर जो भूत होता है ना उनके अंतर्गत, वो सभी खत्म करने के लिए मैंने एक कोर्स सिर्फ ऑन यूट्यूब पर लॉन्च किया है और ऐसा ही चलेगा। कभी भी कोई पेड कोर्स और सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आफ्टर मेरे इस कोर्स के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जियोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरी जो क्लासेस सारी होंगी, चाहे जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों ही क्लासेस को मैं पहले कराऊंगा, एनालिसिस करवाऊंगा, टॉपिक वाइज आपको डीपली तरीके से पढ़ाता चलूंगा। फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा 10 से 15 जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन, वो और जो मैंने अपने खुद से तैयार करे हैं और अब इसमें दिए हैं आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे वो सभी इसी प्रकार से सारी क्लासेस होते चलेंगी ताकि बच्चा प्रिपेयर रहे हर चीज से कि पिछले वर्ष कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और अब मैं कैसे डाल रहा हूँ और आने की संभावना कौन सी है। तो शुरू करते हैं आज से जीके की जंग अमित सर के संग। फर्स्ट चैप्टर आपका जियोग्राफी का, सौर मंडल में पृथ्वी। सीधा पीपीटी पर चलते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सी टेट एसएससी जो 2022 में सी टेट के बच्चे तैयार बैठे हैं, आज तक जो 2019 या 3-4 साल पहले मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछता था एग्जामिनर जो होता था, आज के समय में एनसीईआरटी बुकों पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तभी तो बच्चा बोलता है आउट ऑफ सिलेबस आ रही है जीके। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बुकों में से वो डीपली तरीके से देने लगा है। हर हर एग्जाम, वनडे एग्जाम हुआ और जो हो। तो आज हम अपनी क्लास में, मैं अपनी क्लास में क्या कराऊंगा वो कंटेंट मैंने डाला हुआ है। टॉपिक वाइज हम चलेंगे एनालिसिस करते करते। ठीक है, आप क्या सीखेंगे, व्हाट विल यू लर्न। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं, तारे, स्टार्स, ग्रह एंड प्लैनेट जो होते हैं, सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ये सभी चीजों को आज हम अपनी क्लास में फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। 6 क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर ये है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है खगोलीय पिंड। ठीक है, हम आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को देख पाते हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि। ये सभी किसका हिस्सा है, खगोलीय पिंड का पार्ट्स हैं। किसके पार्ट है, खगोलीय पिंड का। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये सभी आपको चमकदार है। इनका क्या कारण है, ये खगोलीय पिंड का हिस्सा है। इनके पास अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं जैसे कि धूमकेतु है, उनके पास चमक नहीं है अपनी। ठीक है, और फिर उनके पास धूल और कण तो हैं पर लेकिन उनके पास चमक नहीं होती। उनको एक दूसरा नाम है पुच्छल तारा, पुच्छल तारे से भी जानते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी चीजें जो मैंने बताई हैं। आप नोटबुक में तैयार लिखते रहना। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आशा करता हूँ थोड़ा सा एक इमेज में दिखा दूं आपको, जो मैंने इमेज क्रिएट कर रखी है आपको। ये देखो, इसमें क्या है, ये बीच में जो है आपका सूरज है जो कि पूरा सौर मंडल है एक तरीके से, और बीच केंद्र में स्थित आपका सूर्य है और आसपास इसके ग्रह, उपग्रह, और ये जो छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते रहना। मैंने सभी सभी जैसे बोल भी दिया है आपको, सभी को एनालिसिस करके आपके सामने टॉपिक क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। तारे, स्टार्स क्या है। ठीक है, तारे किसका हिस्सा है, खगोलीय पिंड का। मोस्ट है, बस स्टार लगाते रहना। ठीक है, पेन ले लूं। तो स्टार्स, तारे के आगे, तारे क्या है, एक तारा
स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड होता है। मैंने बोला ना, स्वयं उनके पास प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, जो गैसों से मिलकर बना होता है, जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो इनको बांध कर रखता है। ठीक है, जो तारे के अंदर जो गैसें होती हैं, धूल कण, इन सभी को बांध कर रखता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तारे गैस और धूल के बादल जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित हो, जो इसमें पैदा होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेबुला। पूछ लेगा एग्जामिनर कि नेबुला क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा सूर्य और सौरमंडल एक नेबुला से बना हुआ है। हमारे सूर्य के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें हैं? ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये सभी। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूर्य, जो हमारा सूर्य है यह एक तारा है। तारे से आने वाली रोशनी कांपती हुई दिखाई देती है, इस तारे को ही टिमटिमाना कहा जाता है। तो जैसे आपको दिख भी रहा होगा ये इसमें इमेज में, ये सभी तारे हैं, इनके पास अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है, जो चमक रहे हैं। ठीक है, और खगोल पिंड का हिस्सा है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी मेरी सारी क्लास। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, इन कमेंट मुझे बता सकता है कि सर यहाँ से मेरी समझ में नहीं आई। नेक्स्ट है आपकी तारा मंडल, नक्षत्र मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी पेपर के एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको निशान लगा लेना, स्टार कर लेना नोटबुक में, ये इंपोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या चीज है तारा मंडल। तारों के एक ऐसे छोटे समूह को जो किसी विशेष आकृति अथवा पैटर्न के रूप में, पैटर्न मोस्टली जैसे आप फोन में करते हो जो पैटर्न, वो ये पैटर्न के रूप में दिखाई देता है हमें। क्या? तारामंडल, सप्तऋषि बोलते हैं जिसको, सप्तऋषि। ठीक है, आप रात को रात्रि में प्रैक्टिकली देख सकते हो, आपको सप्तऋषि इकट्ठे से कुछ तारे से दिखाई देंगे, गुच्छा सा, वो क्या है? एक नक्षत्र मंडल, तारामंडल या सप्तऋषि कहलाते हैं। ठीक है, तारामंडल कहते हैं इनको। ठीक है, आकाश में इस तरह के कुल 100 तारों की पहचान की गई है। कुछ प्रमुख तारामंडल, उनका आकाश में स्थान तथा दिखाई पड़ने में समय निम्न होता है। ठीक है मेरे भाई, जो आकाश में स्थान तथा दिखाई पड़ने में समय निम्न होता है उनका। ठीक है, और ये जो मतलब जो पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो कितने तारों की पहचान की गई है, जो नक्षत्र मंडल है, जो तारा मंडल है, उनके कितने तारों की पहचान की गई है अभी वैज्ञानिकों द्वारा, तो आपके सामने 100 तारे। ठीक है, नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है जैसे अर्जा मेयर है, बिग बियर, वो ये सप्तऋषि ही है। ठीक है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, ये भी नोट कर लेना। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है या उत्तर दिशा में दिखता है, इसकी स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती। ये पहले बहुत काम में आता था, बताता हूं, मैंने लिखी भी रखी है नीचे। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति निश्चित होती है और पूरी रात के दौरान बदलती नहीं है, इसलिए पुराने जमाने में ध्रुव तारे की मदद से नाविक कारवां वाले अपना रास्ता ढूंढ लेते। जब एक देश से दूसरे देश में जाना होता था तो इसी के माध्यम से जाया करते थे, वो व्यापार का हो चाहे कुछ भी, कोई भी तीर्थ यात्री हो या कोई यात्री आने आ रहा है एक देश से दूसरे देश में, वो किसके माध्यम से आता था? ध्रुव तारे के माध्यम से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रह, प्लैनेट। ठीक है मेरे भाई, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये याद कर लेना, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनको मैं ट्रिक वाइज समझा देता हूं आपको। ठीक है, और ये सभी आपके सूरज से चलते हुए इधर की तरफ, मतलब आकार में नंबर वाइज है, कौन कौन से वो सभी मैं बता दूंगा ट्रिक में। जैसे कि बी, एस, पी, एम, बी, एस, यू, एन। ये इंपोर्टेंट है, ट्रिक कैसे याद की जाएगी इनकी। बी एस पी एम, बी एस पी आपने सुना? बी एस पी, बी एस पी पार्टी मायावती की। ठीक है, किसकी है? मायावती की। तो आप याद कर सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी की बीएसपी पार्टी है, भारतीय समाजवादी पार्टी। तो भारतीय समाजवादी पार्टी, ये चीज याद नहीं करनी, मैंने एक पॉइंट किया आपके दिमाग में ताकि याद रह सके। बीएसपी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद करना है। फिर आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सिंपल सी है, एक बार आप याद कर लोगे, इस चीज को लिख लेना तरीके से। ठीक है, जो कि और ये सभी आगे तक आने वाली, ये जो ट्रिक है मैंने बताई आपको, आगे आने आने वाले जो क्वेश्चन होंगे या
जो आगे जो मैं ग्रह पढ़ाऊंगा उनके बारे में पूछूंगा। ट्रिक वाइज आपको याद रहनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर सा दिखाई दे आपको, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका तो बुध शुक्र हो गया, इसलिए इन पिंडों का नाम प्लानिट इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहा गया, ग्रह, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले प्लेटो को, ये थोड़ा सा हटके पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पहले प्लेटो यह एक ग्रह था, क्या था, एक प्लेटो जो ग्रह था, ठीक है। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि प्लेटो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। ये क्यों रखा जाए मैं बताता हूं आपको, किस कौन सी वजह थी, एक ही पॉइंट बताऊंगा आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो जैसे कि आपके दिख भी रहा होगा, ये प्लेटो और ये नेपच्यून है, यूरेनस है। तो ये जो प्लेटो जो जब परिक्रमा करता था तो ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह में के रास्ते को काटता था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कारण था, जब कभी ये परिक्रमण मतलब परिक्रम करते थे तो एक दूसरे ग्रह को रास्ते को काटता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसीलिए 2006 में ये यूनियन बैठी, ठीक है, और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जामिनर कि किस वजह, कौन सी वजह रही जो प्लेटो को ग्रहों से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके सामने उपग्रह, ग्रह के बारे में जान चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, ट्रिक वाइज बताया। नेक्स्ट है आपका उपग्रह सैटेलाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे होते हैं, किन से छोटे होते हैं, ग्रह से, तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड एक ही बात है मेरे भाई, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है। जैसे नीचे दे रखा है ये चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है इसके चक्कर लगाता है किसके, पृथ्वी के, कितने दिनों में, 27 दिनों में चक्कर लगाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस करता चल रहा हूँ, सभी को नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूंगा ये चीजें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, जो कि कृत्रिम उपग्रह का ये रहा आपके सामने चित्र देख सकते हो आप खूब अच्छी तरीके से। कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, उनके उपयोग जान लेते हैं हम। टेलीविजन और टेलीफोन के सिग्नल भेजने के लिए, पृथ्वी के चित्र भेजने के लिए, तो जलवायु के बारे में आंकड़े भेजने के लिए वैज्ञानिक इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे कि आपको पता होगी कि जो पहले या तो किसी अखबार में या न्यूज में आ जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारी मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी या तूफान की आशंका है। ये सारी चीजें कौन बताता है हमको, एक कृत्रिम उपग्रह बताता है, ठीक है, कि आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ेगा, बहुत हालात बुरे हो जाएंगे, ये सभी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आपका सौर मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। सौर मंडल के अवयव, सोलर सिस्टम, सौर मंडल के अवयव कौन कौन से, एक तो सूर्य है, 8 ग्रह आप जान चुके हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये आने वाली स्लाइडों में मैं आपको एनालिसिस कर दूंगा जैसे अभी तक करता है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ऐसे ही करते चलेंगे चैप्टर वाइज, इतनी ही एनर्जी के साथ करवाऊंगा आपको, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट के इस क्लास के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी इसी एनर्जी के साथ करवाऊंगा, ताकि बच्चे में एक एनर्जी भरी रहे हर टाइम, ठीक है, मेरे जीके के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका सूर्य, सन, सूर्य ही सौर मंडल का केंद्र है। यह विशाल आकार का है और तप्त गैसों से बना है। अब गैसें कौन कौन थी, इन कमेंट मुझे बताना, मैंने आपको पहले भी बता दी है। सूर्य के आकर्षण बल के कारण सौर मंडल के सदस्य एक दूसरे से बनकर रहते हैं। ये आपका सूर्य केंद्र में, और जो इसके आसपास ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजें इसी के आकर्षण बल के कारण बनी रहती हैं, ठीक है। किसके कारण, सूर्य के आकर्षण बल के कारण। सूर्य से हम बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हमें इसकी अत्यधिक ऊष्मा का एहसास नहीं होता। दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये 15 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा सा साइड हट के नोट लिख लेना बुक में आपके यहाँ, कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जो कि 14 करोड़ 70 लाख होती है। क्या, न्यूनतम दूरी, ठीक है मेरे भाई। ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि किस दिन को न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ठीक है। और एक और पॉइंट है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, ठीक है मेरे भाई। अधिकतम याद कर लेना, अधिकतम दूरी कब होती है और न्यूनतम दूरी कब होती है,
पृथ्वी और सूरज के बीच में। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। और आपको ये बताना है एक पॉइंट की हमारी पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है भाई। इसको मैं रफ कर दूंगा और नेक्स्ट स्लाइड पर फिर चलेंगे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेरी सारी चीजें जो मैं एनालिसिस करता चल रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी हर चीजें, ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। भाई स्टूडेंट एक ही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉलेज ले जाओ, नॉलेज इज पावर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। पृथ्वी, पृथ्वी हमारी पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप कमेंट में बताना। लेकिन पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर के एक पथरीला ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी जैसे कि बृहस्पति में गैसीय ग्रह है या गैसें पाई जाती है, ऐसे न होकर के पृथ्वी हमारी चट्टाने है, आपको पता है एक पथरीला ग्रह है। पानी तो है पर लेकिन चट्टान के रूप में विस्तृत है। पृथ्वी सभी 4 सौर भौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार में सबसे बड़ी है, ठीक है। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सौर निहारिका नेबुला जो मैंने बताया कि अवशेषों अन्य ग्रहों के साथ ही बनी हुई है, ठीक है। पृथ्वी इकलौता ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पर पानी हवा सब मौजूद है, तभी तो हम जी रहे हैं, हर डेली जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी पृथ्वी पर अधिक गर्म हो, गर्मी पड़े, ठीक है, तो भी नहीं, कोई रहवास नहीं है, जीवन यापन नहीं है। और अधिक ठंडी हो तो या बर्फ पड़े या बहुत ही अधिक मात्रा में ठंड हो तो भी जीवन यापन नहीं है। तो ये दोनों चीजें बराबर रूप से विराजमान है, और पानी भी है, हवा भी है, तो इसलिए हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर जीवन यापन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पृथ्वी थी हमारी। तो इसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। ये ले चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी से परे एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मनुष्य ने पैर जमाए हैं। अब कौन कौन से मनुष्य थे? 3 मनुष्य थे, 3 इंसान थे जो चंद्रमा पर गए थे, सबसे पहले गए थे। अब कब गए थे, किसके द्वारा गए थे, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। यह रात के समय आकाश में सबसे चमकीली और सबसे बड़ी वस्तु है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर औसत की दूरी पर स्थित है तथा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मैंने जैसे कि बताया पहले भी, ठीक है। वो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा उसके उपग्रह की बात हो रही है जो कि 3,84,400 किलोमीटर आपकी औसत दूरी बताई गई है, ठीक है। अब चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? मैंने बताया था 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब अपने अक्ष पर अपना घूर्णन करना, ठीक है। ये घूर्णन और परिक्रमण जो चीज है आपको आगे चलकर मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लियर चलेंगे, अभी फिलहाल चंद्रमा पढ़ रहे हैं तो चंद्रमा के बारे में जान लें। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कितना पूछ लेगा एग्जामिनर कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग या कितना हिस्सा दिखाई देता है, तो एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब चंद्रमा एक वृत्ताकार तस्वीर के रूप में दिखता है, तो इसे पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा का चांद कहा जाता है। इसका कहने का भाव यह है कि पूर्णिमा जिस दिन होती है, महीना में एक पूर्णिमा आती है, आप कैलेंडर में देखना कि पूर्णिमा किस दिन है, वो चीज कह रहा है, ठीक है। तो जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन हमारा चांद का एक भी हिस्सा नहीं कटा होगा, एक भी कहीं से भी छुपा नहीं होगा, पूर्ण तरीके से दिखेगा, पूरा दिखेगा, ठीक है। वही कहने का भाव ये है कि एक तस्वीर के रूप में दिखेगा हमें क्या? चंद्रमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन। अब नेक्स्ट है आपकी, जब आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखता तो उस रात का अमावस्या कहते हैं, नवचंद्र भी कहते हैं, ठीक है। जब अमावस्या आपको पता है कि मावस आती है, अमावस्या आती है जो जिस दिन हमारे पितृ नमते हैं, ठीक है। तो उस दिन अमावस्या के दिन, मावस्या के दिन हमारे चंद्रमा का हिस्सा एक भी पार्ट कहीं से भी कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ आसमान सारा काला होगा, चंद्रमा कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा। उस दिन क्या होगी? आपकी मावस होगी। उसी दिन को नवचंद्र कहते हैं और पूर्णिमा का दिन पूर्ण चंद्र कहते हैं। ये पूछ लेगा पूर्ण चंद्र क्या है, नवचंद्र क्या है, ठीक है। नोट कर लेना इन चीजों को। ये आपका चंद्रमा होता है, ये आपकी पृथ्वी, ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपकी क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। अब तक पढ़ते आ रहे हो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड क्या है यार? ये अभी बता दूंगा। सूर्य के चारों ओर असंख्य छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं। ये पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच रहते हैं।
इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये एक चीज आई है इसमें कि ये जो पिंड है, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, किन किन ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना। पूछा है कई बार यहाँ से कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में मिलते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह उन ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट गए थे। जो एक महाविस्फोट हुआ था जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से आएगा टाइम कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो विस्फोट हुआ था उसी समय के ये टूटे हुए हैं टुकड़े हैं। ठीक है, जो हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और किन किन ग्रहों के बीच मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच आपको मिलते हैं। ठीक है, या देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का क्षुद्र ग्रह हिस्सा है कि नहीं, ये चीज पूछ लेगा आपसे। जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। या उल्का पिंड जो आपको आने वाली स्लाइड में मैं बता दूंगा कि उल्का पिंड है क्या चीज। ठीक है, ग्रह से छोटे और उल्का पिंड से बड़े। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार लगा के कर लेना कि ये तो पूछे जाएगा ही एग्जाम के अंतर्गत कि पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा था, किस नाम से था। ठीक है, क्षुद्र ग्रह इसका नाम है, एक मिनट में इसको रफ कर दूं। ठीक है, शेरेस। क्या नाम है? शेरेस। 1819 में गैस पे गियोसेप प्याजी द्वारा खोजा गया था और इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता था। ठीक है मेरे भाई, किसने खोजा ये देख लेना, कब खोजा ये देख लेना, क्या नाम था, ये था। ठीक है मेरे भाई, अब नीचे मैंने जो आपको स्लाइड दी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर है, कैसे होते हैं क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। एक मिनट, इरेज ले लूं। यस, इरेज करके इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा जिससे आपको समझ में बेटर तरीके से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो टुकड़े से दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के, ये सभी क्या है? ये एस्ट्रॉइड है, ये क्षुद्र ग्रह है। और किस किस ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में, यही है वो। ठीक है मेरे भाई, और ये आपका सन है, सूर्य है, और ये आपके ग्रह हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है? आपके क्षुद्र ग्रह हैं। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त, और इसको आई थिंक्स यस, हाँ छोटा कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ये भी इसी में ही ऐसा जूम करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो देख लेना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए। अब आ गया आपका उल्का पिंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उल्का पिंड क्या है? अभी तक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बोला था कि उल्का पिंड आते रहे, तो अब क्लियर करते हैं उसको उल्का पिंड क्या चीज है, मेट्रॉइड क्या है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड दिखाई देते हैं। उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटता हुआ तारा या लूका कहे जाते हैं। जैसे अभी आपको देखने को मिला था नागपुर में, आपको आपने न्यूज में देखा भी होगा कि उल्का पिंड गिरा है। ठीक है, तो वही था उल्का पिंड, वही चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि उल्का पिंड जो कि पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारा कहते हैं, लूका कहते हैं। आप नाम याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ये सभी उल्का पिंड जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ठीक है भाई मेरे, आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। ये मेरे स्लाइड वगैरह, टॉपिक वगैरह सारी क्लियर करता चलूंगा इसी तरीके से। नेक्स्ट आपके सामने आकाश गंगा गैलेक्सी, जो हमारे आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा है जो कि सर्पिल आकार की है। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आकाश गंगा गैलेक्सी। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है। क्या? आकाश गंगा, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, इसे ही एक आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें कई सूर्य हैं, कई और ग्रह हैं, पिंड है, उल्काएं हैं, शामिल है। हमारी पृथ्वी जहां स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिल्की वे, जहां हमारी पृथ्वी स्थित है। ये याद कर लेना, एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन निकालेगा। और मिल्की वे शब्द कहाँ से आया है? एक ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, नोट कर लेना आप।
ये आपको नीचे चित्र में दिख रही होंगे, इमेज में दिख रहे होंगे, ये सभी आकाश गंगाएं हैं जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, इन सभी को मैं रफ कर दूंगा, आप पीडीएफ में देख लेना, और आशा करता हूँ आकाश गंगा भी क्लियर हो गई होगी आपके। छोटी सी है, सिंपल है, बिल्कुल आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए आकाश गंगा क्या है। वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। ब्रह्मांड, कॉस्मस क्या है, व्हाट इज कॉस्मस, हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, करोड़ों। अभी तो आपने एक आकाश गंगा देखी है जिसमें हमारा रहवास है, हमारी पृथ्वी, सारे ग्रह उपग्रह सूर्य सभी स्थित है। लेकिन जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड करोड़ों आकाश गंगों से मिलकर बना है। यह इतना विशाल है कि वैज्ञानिक अब तक ब्रह्मांड के आकार का सही अनुमान नहीं लगा पाए। ठीक है, वैज्ञानिक जो है, ब्रह्मांड में सभी ग्रह हैं, गैर तारे हैं, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड है, गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपरमाणविक कण और सारे पदार्थ, सारी ऊर्जा सम्मिलित होती है किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक है, और एक पारसेक की कितनी वैल्यू है, 91.1 अरब प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आप नीचे देख रहे होगे, ये ब्रह्मांड का एक तस्वीर है या फोटो है या इमेज है। इसको मैं बड़ी कर दूं आपको ताकि आपको क्लियर से दिखाई दे कुछ। हाँ, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये सभी हमारी आकाश, इसमें सभी आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है। ठीक है मेरे भाई, सभी तारे, ग्रह उपग्रह, सब गैलेक्सी इसी में स्थित हैं। ये सभी आपकी जो चीज दिखाई दे रही है, छोटे छोटे तारे, ये सभी आपके एक ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित है। और उसने बोला है कि लाखों करोड़ों, मतलब करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर, ठीक है, हमारे ग्रह उपग्रह की बात दूर है, यहाँ पर लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं, वही ब्रह्मांड है। ठीक है, साइड में ब्रह्मांड की फोटो है। तो नेक्स्ट है आपका तो इसी के साथ मेरी ये जो क्लास थी यहीं पर समाप्त होती है, और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, उसी एनर्जी के साथ, उसी एनालिसिस के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो करते हैं क्वेश्चन शुरू, ना देरी करते हुए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली, जो कि आने वाले स्लाइडों में सब कुछ मैं बता दूंगा, पर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो ने, जे एल्बर्ट ने, केपलर ने या कोपरनिक्स ने। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कोपरनिक्स, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं, क्या घूमते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, पुच्छल तारा। तो आपको पता है कि ग्रह घूमते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य यहाँ स्थित है, यहाँ सभी आपके ग्रह हैं, फिर उनके उपग्रह हैं, फिर क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं उनके बीच में। ये सभी आपको ध्यान रखना है। एक मैप में आप मैप ले लो, उसको याद करो, प्रैक्टिकली देख लो कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप उसमें भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। सिंपल है, ग्रह की परिक्रमा कौन करते हैं, आपके उपग्रह करते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मैंने देख भी रखा है, केपलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सिंपल आंसर है 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं ग्रह या 11 हैं। तो इनमें से आपके 8 ग्रह हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा ग्रह सही क्रम कौन सा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये क्या क्या कहना जा रहा है कि सूर्य की बढ़ती दूरी, उसी बढ़ती दूरी को मैंने ट्रिक बताई थी आपको। जिस बच्चे को ट्रिक मेरी याद होगी वो क्वेश्चन झट से पकड़ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, BSPMBSUN। तो आप लगा लेना अंदाजा कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन सा है सूर्य से बढ़ती ग्रह, पहला ही आंसर हो जाता है, मुझे लगता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहला आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका तुरंत कंप्लीट।
ऐसे ही है, बहुत सिंपल आंसर है। ट्रिक आप याद करोगे तो आप याद कर लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी, आप इसको इन कमेंट आपको मुझे बताना है, ठीक है। पृथ्वी के से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आप गूगल सर्च मारो चाहे कहीं किताब में देखो, इस सभी देखकर आप मुझे क्वेश्चन बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम कौन सा है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये आपका अवरोही क्रम है, ना कि आरोही क्रम, ठीक है। ये याद कर लेना, अवरोही आरोही में बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। तो अवरोही क्रम आपके ये आपके सामने है, लास्ट ईयर आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाइन्थ क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। कौन नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। बताओ कौन सा लगता है आपको, सच बताना इन कमेंट में। आप इस क्वेश्चन को बताना कि 9th क्वेश्चन का मैंने सर आंसर सही दिया था, कौन सा इनमें सौर मंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह भी नहीं है, धूमकेतु भी नहीं है इसका, ग्रह भी नहीं है इसका, निहारिका। तो इसका आंसर हो जाता है आपका निहारिका। सौर मंडल का भाग नहीं है ये पूछा है बस। निहारिका क्या थी, नेबुला, जिसमें गैसें थी। वो गैसें कहाँ मिलती है, सूर्य के अंतर्गत। तो गैसों की बात हो रही है, सौर मंडल का भाग नहीं, भाग की बात पूछिए, हिस्से की बात पूछिए, पार्ट की बात पूछिए, ठीक है। ये तो गैस होगी, तो निहारिका इज द राइट आंसर। यहीं पर बच्चा फंस जाता है कि क्या दूं इसका, ठीक है भाई मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर ये भी आया था, ये 2019 में आया था, सी टैट में आया था। नियमित रूप से अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। मैंने लगा भी रखा क्वेश्चन कि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है तो अधिकतम होता है, और जब सूर्य के समीप होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कर लेना, आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। और इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको जिस तरीके से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, जिस एनर्जी के साथ मैंने की थी, अभी तक वही एनर्जी मेरे अंतर्गत है, और इसी एनर्जी के साथ, इसी एनर्जी को आप हर सब्जेक्ट में मेरे देखोगे, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट कराता चलूंगा, सारी क्लासेस कराता चलूंगा, पहले आपको वीडियो, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही समझ में आ गई होगी मेरी सारी क्लास, क्वेश्चन सब। तो नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फैला दो, सभी को बता दो अपने दोस्तों को कि फ्री कोर्स आ रहा है, ऑन यूट्यूब पर आ रहा है, जीके का पोर्शन बिल्कुल फ्री। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करो रिवीजन, जब मन, सब कुछ फ्री है आपको, वीडियो फ्री, पीडीएफ फ्री, सभी सारी क्लासेस फ्री ऑन यूट्यूब पर, ठीक है मेरे भाई। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दो, ठीक है। नमस्ते, राम राम।